Hello and welcome to all of you. This is Richa ओझा, लेक्चरर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का इस आशा और विश्वास के साथ स्वागत है कि आप सभी अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। As you all know that I have been assigned to teach you English in your second and fourth semester of DLED course. आज का ये वीडियो जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इंग्लिश के सिलेबस के अनुसार जो पहला पार्ट है वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और उसके फर्दर 5 सब पार्ट्स हैं। पहला है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दूसरा है बाइलिंगुअल मेथड, तीसरा है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, चौथा है ऑडियो वीडियो मेथड और पांचवा है लैंग्वेज गेम्स। इन सब पर बात करने से पहले क्योंकि आपका और हमारा जो मीडियम का मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अब चेंज हो चुका है और इस वीडियो में हमने किसी भी तरह के वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको हो सकता है ये कमी महसूस होगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख दिया जाए या लिख के दिखाया जाए, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से जो पॉइंट्स हैं या जो नोट्स हैं ज़रूर अवेल करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से क्लासरूम में भी इस बारे में कुछ डिस्कशंस हुए थे कि इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ इंग्लिश का ना होकर टीचिंग ऑफ इंग्लिश का है। मीनिंग हेयर बाय जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं या जो पार्ट जो मेथड या अप्रोच है टीचिंग इंग्लिश का वो तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी ग्रामर का पार्ट है या जो भी प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है ये सभी प्रैक्टिकल पार्ट है। कैसे? अब आप ग्रामर की बात करें तो आप जब से आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एट्सेट्रा एट्सेट्रा पढ़ाए ही जा रहे हैं। अब चूँकि डीएलएड में आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलती होगी कि जो नाउन अभी से लेके ग्रेजुएशन तक या जब तक आपने इंग्लिश पढ़ा तब तक आपको पढ़ाएगा वो अभी क्यों? चूँकि आप अब टीचर बनने जा रहे हैं, अभी आप प्रशिक्षु कहलाते हैं, तो आपको अब नाउन पढ़ने की ज़रूरत क्यों? तो आपको ये नाउन पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा कि जब आप टीचर बने तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप नाउन कैसे पढ़ाएं। आपको ये नहीं पढ़ना है व्हाट इज़ नाउन, ये हम मान के चलते हैं कि आप जानते हैं नाउन क्या है या संज्ञा क्या है। आपको हमारा जो मकसद या उद्देश्य है आपके साथ डिस्कशन इस बात पे करना, हाउ टू टीच प्रोनाउन और नाउन और व्हाटएवर इज़ मेंशन देयर। अब चूँकि ये क्लास इंग्लिश की है तो अब सबसे पहले बात करते हैं जो एक सवाल उठना बहुत ज़रूरी भी है और ये रेज़ होना भी चाहिए, वाई इंग्लिश? हमें और आपको इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहाँ से पड़ी, ये कहाँ से शुरू हुआ और अभी इसका क्या स्टेटस है? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा क्योंकि इंग्लिश को हम ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों से जोड़ के देखते हैं। तो हम देखेंगे कि इंडिया जो कि 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ या स्वतंत्र हुआ, उससे पहले इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज क्या स्टेटस और क्या इम्पोर्टेंस प्रोवाइड किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इंग्लिश की क्या स्टेटस और क्या इम्पोर्टेंस रही, और प्रेजेंट टाइम्स, इन प्रेजेंट टाइम्स जिसमें आप और हम अभी रह रहे हैं, इसमें इंग्लिश को कैसा दर्जा प्राप्त है। अब सबसे पहले देखिए प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के पहले या भारत आज़ाद होने के पहले भारत में इंग्लिश का स्टेटस कैसा था। तो आपको सबको पता है क्योंकि शासन ही अंग्रेज़ों का था तो इंग्लिश को एक रॉयल प्लेस मिला हुआ था। इट एन्जॉयड अ रॉयल स्टेटस। इट वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय का जो भी प्रशासन था या गवर्नमेंट थी उनका जो लैंग्वेज था या जो भी न्यायालय हुआ करते थे उनका जो लैंग्वेज था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हुआ करता था। फिर ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था। कहाँ? हायर एजुकेशन, यानी कि जो कॉलेजेस होते थे उसमें स्पेशली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो पढ़ने पढ़ाने का या इवेल्युएशन का जो माध्यम है वो इंग्लिश ही हुआ करता था। इट वॉज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी कि हर पढ़ने पढ़ाने के इंस्टीट्यूट में या शिक्षण संस्थानों में इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना कंपल्सरी था। अब थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद चेंज क्या आया। भारत स्वतंत्र होने के बाद
इंग्लिश को अंग्रेज़ों से जोड़ के देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया, हम पे अत्याचार किया। जो तत्कालिक उस समय की जनता थी, उसने इंग्लिश को उनके अत्याचारों से जोड़ कर देखा और वो उसको एकदम से उखाड़ के फेंकना चाहते थे या डीथ्रोन करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ड्रास्टिक चेंज आया इंग्लिश के स्टेटस और प्लेस में। अभी तक जो उसको दर्जा प्राप्त था उसमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। क्या हुआ, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी तो इसको वो फर्दर अब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे। इसके लिए क्या हुआ कि भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। अब चूंकि रातों रात आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपके गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको चेंज करके दूसरी लैंग्वेज एकदम से बदल देना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए साथ ही साथ इंग्लिश को एक सहायक भाषा के रूप में, यानी कि एक एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में अगले 15 वर्षों तक के लिए हिंदी के साथ कंटिन्यू किया गया। ठीक है, अब इंग्लिश का जो स्टेटस था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का नहीं रहा था, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ थी कि ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में या एग्ज़ाम का माध्यम या पढ़ने या पढ़ाने का माध्यम जो इंग्लिश था या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी था। अब कहीं ना कहीं उसमें एक चेंज आ गया था। अब हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। अब अगर बात करें प्रेजेंट टाइम्स की, इस समय में जिसमें हम और आप रह रहे हैं, अब इसमें इंग्लिश के प्लेस और इम्पोर्टेंस यानी कि इसके स्थान और महत्व की बात की जाए तो अब चीज़ें पहले से थोड़ी ज़्यादा अलग हैं। अभी से थोड़ा पहले यानी कि लगभग आप 10 साल पहले चले जाएं तो कई राज्यों में जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था उसमें ये व्यवस्था थी कि इंग्लिश को 6 क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाता था, कहीं 4th क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाता था, कहीं 8th क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन अब के समय में ये चीज़ें बदल रही हैं और अब इंग्लिश को थोड़ा ब्रॉडर, जैसे कि अब हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज, यानी कि जो पूरा ग्लोब है एक गाँव की भांति है। आप सबको ये जो कंसेप्ट है ये पता ही होगा, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो प्लेस है कहीं ना कहीं और इंक्रीज़ हो गया है। अब अगर कुछ पॉइंट्स में देखा जाए कि इंग्लिश को पढ़ना और पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है, इंग्लिश अ लिंक लैंग्वेज। लिंक यानी कि जोड़ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अभी भी जो भारतीय राज्य हैं उसमें से बमुश्किल 10 जो राज्य हैं वो हिंदी भाषी हैं, बाकी के सभी राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। अगर आपको उनसे इंटर रिलेशंस या इंटर लिंकेजेस स्थापित करने का एकमात्र जो माध्यम है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। जहाँ हिंदी बोली समझी नहीं जाती है वहाँ पे जो आपका बोलने का, कम्युनिकेट करने का तरीका है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश है। इसके बाद अगर आप देखें तो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब ये इंटरनेशनल कैसे हुई, आप अगर देखें तो इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश जो हैं इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और मेनी कंट्रीज़ लाइक रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एंड पाकिस्तान ये उनकी सेकेंड लैंग्वेज है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का 10 में से एक व्यक्ति ज़रूर इंग्लिश बोलता और समझता है। मैक्सिमम जो आपके पीरियोडिकल्स हैं, साइंटिफिक टेक्निकल पीरियोडिकल्स हैं, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं, वो इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। लाइब्रेरी लैंग्वेज कैसे, कि जो आपकी अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं अभी भी उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया या हर रीजनल भाषा में उनका अभी भी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। तो वो जो गुड लिटरेचर है एक जो जिसको अभी भी कंजर्व करके रखा गया और कहीं ना कहीं उसकी भाषा जो है इंग्लिश ही है। इसके बाद है इंग्लिश इन कमीशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस। जो भी कमीशंस भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा से रिलेटेड जितने भी कमीशंस हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसमें सभी ने ये माना इंग्लिश भाषा के महत्व को, इसके पढ़ने पढ़ाने को सभी ने एक्सेप्ट किया। और इस समय के औचित्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइबर एरा, यानी कि जो एक साइबर एरा, एक जो इंटरनेट की दुनिया या मोबाइल, स्मार्टफोन्स या टेक्नोलॉजी को जो डील करने की एक भाषा है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश ही इमर्ज हुई है
ऑल्दो इसको रीजनल लैंग्वेजेस या हिंदी लैंग्वेज या और भी कई विदेशी भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो प्राइमरी इसकी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश ही है। ये तो हुआ कि इंग्लिश हमें पढ़ना और पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, एक बातचीत हमने की। अब आप और हम आते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश में। तो जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात हमने पहले की थी, उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है वो सबसे पहला है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब क्योंकि इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज की तरह पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज आपने एक्वायर कर लिया है। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा को छोड़ के जब आप कोई नई भाषा सीखने चलते हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने उस भाषा को सीख लिया या समझ लिया? इसकी 4 बेसिक स्किल्स होती हैं। सबसे पहला लिसनिंग, यानी कि उस भाषा में अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा है रीडिंग, यानी कि उस लिपि में या उस भाषा की अगर कोई लिपि है तो कोई टेक्स्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यू आर एबल टू राइट दैट लैंग्वेज, सॉरी यू आर एबल टू रीड दैट लैंग्वेज। नेक्स्ट है राइटिंग, यानी कि आप कोई भी जो नई भाषा आपने, सपोज़ यहाँ पे इंग्लिश है, आप उसको लिख सकते हैं। उसकी अगर कोई स्पेसिफिक लिपि है तो आप उसमें उसको लिख सकते हैं। फोर्थ है स्पीकिंग, यानी कि अब आपकी उस भाषा में इतनी कमांड हो गई है कि आप सुनने, समझने, पढ़ने और लिखने के साथ साथ उस भाषा को बोल सकते हैं या उस भाषा में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की या 4 बेसिक स्किल्स हो गई। अब आप इन स्किल्स को देखिए तो इनको 2 भाग में बांटा जा सकता है। इन 4 स्किल्स को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? अगर आप देखें, लिसनिंग यानी कोई दूसरा बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। वैसे ही रीडिंग, किसी दूसरे ने लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं। यानी कि जो कोई दूसरा है वहाँ पे वो एक्टिव है और हम पैसिव हैं, यानी हम रिसीव कर रहे हैं और कोई दूसरा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो आपकी रीडिंग और लिसनिंग है ये रिसेप्टिव स्किल है। इसके बाद जो राइटिंग और स्पीकिंग है, राइटिंग में हम एक्टिव हैं, हम लिख रहे हैं। स्पीकिंग में हम एक्टिव हैं, हम बोल रहे हैं, यानी कि हम अपने साइड से कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जो ये 4 स्किल्स हैं, इनको 2 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला है रिसेप्टिव स्किल्स, जिसमें हम रिसीव करते हैं, वो है रीडिंग और लिसनिंग। दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोडक्टिव स्किल्स, इसमें जो है वो है राइटिंग और स्पीकिंग। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेथड और अप्रोच के बारे में। कई बार हम मेथड, टीचिंग का मेथड और अप्रोच दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अप्रोच अलग है और मेथड अलग है। अप्रोच इज़ समथिंग ब्रॉडर, मेथड उसी के अंदर आ जाता है। अब कैसे? अप्रोच में हम कुछ अजम्पशंस, कुछ सर्टेन अजम्पशंस लेके चलते हैं और जो मेथड है उन्हीं अजम्पशंस पे काम करता है। जैसे अगर हमारा अप्रोच हुआ कि हम एक ऑटोक्रेटिक टीचर बनेंगे, यानी कि जो हमारी टीचिंग होगी वो ऑटोक्रेटिक होगी, तो हमारा जो मेथड होगा पढ़ाने का वहाँ क्या होगा? हम लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे। वहाँ क्या होगा? हम बोलेंगे, हम एक्टिव रहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव रहेंगे। उनको हमसे डिस्कस करने का या इंटरेक्ट करने का उतनी उनको हम सुविधा प्रोवाइड नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हमारा अप्रोच हम डेमोक्रेटिक कर दें, यानी कि हम चाहते हैं कि हम टीचर जो हैं, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी अपनी बात रखने का उतना ही मौका या अपॉर्चुनिटी दी जाए, अपने अप्रोच में हम डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। अब उसके लिए हम मेथड क्या अपनाएंगे? हम ऐसे मेथड्स, ऐसे टीचिंग मेथड्स का चुनाव करेंगे जिसमें इंटरेक्शन संभव हो, जैसे डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अभी हमने इसमें देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए पढ़ना और पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, और लैंग्वेज टीचिंग के द्वारा किन 4 स्किल्स को आप डेवलप करते हैं, कौन से रिसेप्टिव स्किल्स हैं, कौन से
प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और मेथड और अप्रोच का एक छोटा सा डिफरेंस। अगली वीडियो में हम आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से पूछें, या आप इन पर्सन अपने अपने टीचर से किसी भी वीडियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।